Hello students, I hope you all are doing well. My name is Kavita. So let's start our next chapter, that is liberalization, privatization and globalization. First of all, we study about the introduction of this chapter. प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि किस तरीके से जो है हमारी इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन या एग्रीकल्चर के ऊपर ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट आया था। इस चैप्टर में हम करेंगे कि हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को क्यों अपनाया और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, क्या इसके रिजल्ट रहे, इन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसकी इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन क्या है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर जो हमारे लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, उस टाइम उन्होंने हमारी इकोनॉमी को एक मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ लेके चले थे, जो कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में कंप्लीट ओवरऑल बता भी दिया इसके बारे में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी हमने क्यों अपनाई थी, ये आपको इस तरीके से नोट्स बनाने हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया फॉलोड मिक्स्ड इकोनॉमी, कि इंडिया ने जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था। और दूसरा उसके अंदर क्या है कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को तो अपनाया था, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है मेनली डोमिनेंसी उसी की रही थी। ज़्यादातर जो एंटरप्राइजेज खोले गए वो पब्लिक सेक्टर की तरफ से खोले गए, क्योंकि उनके अंदर उस टाइम में बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी और वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता था। दूसरा जो इसके अंदर है कि दैट हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हैम्पर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ चलते उस टाइम तो हो सकता है कि कुछ एक प्राइवेट कंपनीज आती और वो प्रॉफिट मोटिव से काम करती तो वो बहुत अच्छा काम भी कर सकती थी, लेकिन चूंकि हमें पुअर पीपल को भी साथ लेके चलना था तो इस वजह से जो है पब्लिक सेक्टर ने अपनी डोमिनेंसी रखी। लेकिन हुआ क्या कि पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर को भी पूरी तरीके से रेगुलेट कर दिया था, बहुत सारे लॉज एंड ऑर्डर्स बना दिए थे और उसके अकॉर्डिंग जो है अगर प्राइवेट कंपनीज कोई ओपन करना चाहता है, कोई फैक्ट्री ओपन करना चाहता है, कोई अपना प्रोडक्शन इन्हांस करना चाहता है, कोई नई कंपनी जो है नई फैक्ट्री कोई सेटअप करना चाहता है, तो उन सब के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशंस थे और उनको फॉलो करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। अगर कोई बैकवर्ड एरिया में ही फैक्ट्री सेटअप करता है तो ही वो उसको जो है जल्दी से रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो जल्दी से ओपन कर सकता था, अदरवाइज बहुत सारी इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर उसमें अपना पूरा अच्छे से रोल प्ले नहीं कर पाया था। तो ये सारे जो है रीज़न रहे थे जिसकी वजह से हमारे कुछ एक जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंसी होने की वजह से हमारी जो ग्रोथ प्रोसेस है वो क्या रही थी, वो हैम्पर्ड हो गई थी। यानी हैम्पर्ड का मतलब कि स्लो प्रोसेस थी ग्रोथ की। नेक्स्ट इसके अंदर आता है स्कॉलर्स व्यूज, कि स्कॉलर्स के क्या व्यूज रहे थे इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है पब्लिक सेक्टर हैज़ हेल्प्ड इंडियन इकोनॉमी, कि अगर पब्लिक सेक्टर नहीं होता तो उस टाइम जितना इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए था वो प्रॉपर नहीं कर पाते, और अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो आज इंडियन इकोनॉमी और भी पीछे होती, जैसे कि साउदर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ हैं, उनकी तरह आज भी इंडिया जो है बैकवर्ड ही होता। हालांकि आज हम खुद को डेवलपिंग कंट्रीज़ में गिनती करते हैं। सेकंड जो है ग्रोथ ऑफ सेविंग्स, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर की वजह से ही हुआ। उस टाइम जो एंटरप्राइजेज ओपन की गई उसकी वजह से जो सेविंग्स है वो काफ़ी इंक्रीज हुई, और सेविंग्स की इंक्रीमेंट की वजह से उनको जो है इन्वेस्टमेंट में लगाया गया और उससे जो है आगे ग्रोथ की गई। उसके बाद आता है डेवलप ए डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के डोमिनेंसी की वजह से बोलो चाहे उसके ह्यूज इन्वेस्टमेंट की वजह से बोलो, तो प्राइवेट सेक्टर को भी पब्लिक सेक्टर ने काफ़ी जो है उस टाइम हेल्प की और खुद भी जो है इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया, इतना लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट किया जिससे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन होने लगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर ने काफ़ी हद तक ग्रोथ की। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन का कल हमने पढ़ा था कि जो फूड सिक्योरिटी है वो किसकी वजह से आई थी, वो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो है हमारी फूड सिक्योर हुए थे हम। क्योंकि उस टाइम क्या था, जब हमें फ्रीडम मिली थी 1947 में, तो उसी टाइम इंडिया का पार्टीशंस हो गया था, और पार्टीशन की वजह से क्या हुआ था कि हमारा जो फर्टाइल लैंड है वो काफ़ी हद तक जो है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में चली गई थी, और इस वजह से जो है हमें फूड, और दूसरा जो है फेमाइन भी बहुत हुई उस टाइम, तो इस वजह से फूड सिक्योरिटी नहीं थी। हंगर की जो सिचुएशन है वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी इंडिया के अंदर, जो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस चैप्टर में बता भी चुकी हूँ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमने जो है फूड सिक्योरिटी में भी काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल रहा। उसके बाद आता है सस्टेन्ड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी
ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक सस्टेन हो गया था, स्टेबल हो गया था, और हमारे जो है बफर स्टॉक का भी काफ़ी हद तक जो है उनके अंदर हमारा जो फूड ग्रेन था वो प्रोक्यूर कर लिया गया था। तो हमें फूड सिक्योरिटी भी इसी वजह से मिली थी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने बहुत अच्छे से उसके अंदर काम किया था। तो स्कॉलर्स के यहाँ पे पॉजिटिव व्यूज़ भी हैं, नेगेटिव व्यूज़ भी हैं। कुछ ये भी कहते हैं कि ये जो हमने पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंसी रखी ये बहुत गलत हुआ, इसको जो है सो कॉल्ड पब्लिक सेक्टर या सोशलिज्म बोला जाता है कि ये सो कॉल्ड सोशलिज्म ने हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल जो है डाउन करके छोड़ दिया है। लेकिन अगर हम ओवरऑल उस टाइम पीरियड की बात करें या उस टाइम पीरियड के बारे में ओवरऑल देखें तो उस टाइम पब्लिक सेक्टर की बहुत नीड थी और पब्लिक सेक्टर ने काफ़ी हद तक अच्छे से काम भी किया था, लेकिन काफ़ी सारे लूप होल्स भी रहे, काफ़ी सारी कमियाँ भी रही। तो इनके बारे में नेक्स्ट हम बात करते हैं। उसके बाद आता है रीज़न फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसमें क्या है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके डाउन रहने के क्या रीज़न थे, यहाँ पे आप इसमें लिख सकते हो रीज़न फॉर डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कम जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी उसके पीछे क्या रीज़न थे। सबसे पहला इसके अंदर आता है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब हम सब ने यही देखा है, अभी मैंने एयर इंडिया का भी आपको कई बार एग्जांपल दिया है। तो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि लोग जो है, लोगों को ये लगता है कि आपको सैलरी मिल जाएगी और वो उसमें काम अच्छे से प्रॉपरली नहीं कर पाते। हालांकि अब बहुत अच्छे तरीके से काम होने लगा है क्योंकि सभी लोगों को इसके बारे में नॉलेज है तो वो काम करवा भी लेते हैं। लेकिन उस टाइम क्या था कि लोग जो है पब्लिक सेक्टर में जो लोग काम करते थे तो वो उतना प्योर तरीके से, अच्छे तरीके से काम नहीं करते थे। तो इस वजह से जो हमारे पब्लिक सेक्टर हैं उनकी एक तो वॉचफुल नहीं थी गवर्नमेंट उस टाइम, तो इस वजह से उनकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से भी हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डाउन रही थी। उसके बाद आता है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है या डेफिसिट का क्या मतलब होता है, जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उनका जो एक अकाउंट हम तैयार करते हैं उसको हम बोलते हैं BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब डेफिसिट का क्या मतलब है, व्हेन आवर एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स, जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट कम होते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं और एक्सपोर्ट कम होते हैं, तब BOP की सिचुएशन जो है डेफिसिट की होती है। तो हमारी करेंसी इंडिया के अंदर क्या हुआ था, कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कम था और प्रोडक्शन कम होने की वजह से ज़्यादातर जो है सामान बाहर से मंगवाया जाता था और इंपोर्ट की वजह से, अब मैंने आपको उस टाइम बताया भी था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि हम जो है फूड ग्रेन के लिए भी अमेरिका की दया पे जी रहे थे। तो इस वजह से भी हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो काफ़ी डेफिसिट में चल रहा था। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या होता है, व्हेन जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज, कि जब जनरल प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस जो हैं बहुत हाई चले जाते हैं तो वो कहलाता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। तो इसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट को इसके पीछे दो रीज़न थे। एक तो ये था कि टू फाइनेंस इंपोर्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2 वीक से ज़्यादा भी इंपोर्ट के लिए फाइनेंस करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं रहा था। ये जो है क्रिटिकल सिचुएशन इंडिया के अंदर आ गई थी कि एक तो प्रोडक्शन कम था और डिमांड ज़्यादा थी तो प्राइसेस तो हाई होने थे। दूसरा इसके अंदर क्या था कि इंटरेस्ट रेट भी बहुत पे करना पड़ा था। तो इस वजह से जो है हमारा गुड्स और सर्विसेज कम होने की वजह से, उनकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्राइसेस क्या थे, बहुत ज़्यादा हाई थे। उसके बाद आता है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी क्योंकि, और इतनी कमी आ गई थी कि हमारे पास नेक्स्ट इंपोर्ट करने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। इंडिया की जो सिचुएशन थी वो बहुत क्रिटिकल थी उस टाइम। तो इस वजह से फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे जो एक्सचेंज रिजर्व थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि हमारे जो RBI होता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसको अपने पास रखने पड़ते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो वो हमारे पास 2 हफ्ते के इंपोर्ट के लिए भी पैसे या फॉरेन रिजर्व नहीं बचा था। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी। इस वजह से भी जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या थी, डाउन रही थी। उसके बाद आता है ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट्स। डेब्ट का बर्डन भी बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया था। वो किस वजह से हुआ था, एक तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो मनी है वो बोरो की थी, और वो बोरो किससे की थी, एक तो IMF से, जिसको हम IBRD बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिसर्च एंड
रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो हमारा इंटरनेशनल बैंक है जिसको IMF या वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प ली गई थी। तो इस वजह से भी जो है उनकी इंटरेस्ट पेमेंट बनती थी, उनको पे करने के लिए हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डेब्ट बर्डन इंक्रीज हो गया था। नेक्स्ट आता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अब इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है इनएफिशिएंट थी मैनेजमेंट करने में, किसका, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, या फिर अपने देश के अंदर अपने रिवेन्यू को मैनेजमेंट करने में भी जो है फेल रही थी। उसके रीज़न क्या थे कि जैसे गवर्नमेंट का रिवेन्यू कहाँ से होता है, टैक्सेशन से होता है, तो वो टैक्सेशन जो है गवर्नमेंट टैक्सेशन से अपने रिवेन्यूज जो है पूरा नहीं कर पा रही थी। हालांकि हमें जो है अपनी कंजप्शन नीड के लिए भी बाहर की कंट्रीज से या IMF से लोन लेना पड़ रहा था, और उस टाइम अराउंड $7 बिलियन जो है हमने IMF से लोन लिया था। और IMF से लोन लेने की वजह से बहुत सारे रीज़न हुए थे, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो ये क्या रहा था, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था कि गवर्नमेंट अपना जो रिवेन्यू है वो भी अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। इवन कि हमें अपनी कंजप्शन नीड के लिए, जैसा कि मैं आपको क्लास में भी कई बार बताती हूँ कि अगर आप लोन लेकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो देन देयर इज नो लॉस, बट अगर आप लोन ले रहे हो अपनी कंजप्शन नीड के लिए तो वो आपके लिए बहुत लॉसफुल रहता है, क्योंकि उसमें आपका जो इंटरेस्ट बनेगा, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स बनेंगी वो भी आपको अपने खुद के घर से ही देनी पड़ेंगी। तो इससे क्या है कि इकोनॉमी बहुत लॉस में चल रही थी, क्योंकि हमारी कंजप्शन नीड भी क्या है, बाहर की जो हेल्प है या IMF से जो लोन है उससे कंप्लीट हो रही थी। जैसा कि इसमें आता है क्राइसिस ऑफ 1991 फोर्स्ड इंडिया फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम IMF। IMF मीन्स IBRD, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, दैट ऑल आर इक्वल। तो इन सब चीज़ों के का जो हुआ कि हमारी इकोनॉमी को फोर्स किया गया। क्यों फोर्स किया गया? क्योंकि 1991 से पहले जो हमारी क्रिटिकल सिचुएशन रही थी, इंपोर्ट ज़्यादा थे, एक्सपोर्ट कम थे, टैक्स रिवेन्यू भी कम था, और इस वजह से इकोनॉमी पे बर्डन बहुत था। और उस वजह से जो है हमारे जो लीडर्स थे या हमारी इकोनॉमी जो थी डेब्ट बर्डन के अंदर थी, तो इस वजह से हमें बाहर से लोन लेने पड़े। और उन्होंने जैसे कि IMF ने हमें जो है फोर्स किया कि आप जो है रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर पे रिस्ट्रिक्शन कम कर दो। दूसरा उन्होंने क्या किया, कई सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट का रोल जो है उसको भी कम करने की बात की। और रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, कि जो टैरिफ्स और कोटाज ड्यूटी जो आपने लगा रखी हैं उनको जो है रिड्यूस कीजिए, ताकि ओपननेस जो है बढ़ाइए इकोनॉमी के अंदर, तभी जो आपको लोन आगे प्रोवाइड किए जाएंगे। क्योंकि WTO है या IMF है, इनकी ये हमेशा से यही पॉलिसी रही है कि इकोनॉमी जो है दूसरे कंट्रीज़ के, वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है ओपनली ट्रेड करे, ताकि किसी भी कंट्री की ग्रोथ अच्छे से हो सके। दूसरा जो इसके अंदर आता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ये इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, इसको अनाउंस किया गया था 1991 के अंदर। इसमें 2 मेजर्स किए गए थे इस इकोनॉमी के अंदर। 2 तरीके इसके क्या थे, पहला था स्टेबलाइजेशन मेजर। स्टेबलाइजेशन मेजर का मतलब है कि हमें अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना था, स्टेबल करना था, ताकि हमारी जो डेफिसिट जो है BOP के अंदर वो थोड़ा ठीक कर लिया जाए, या जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर चेकआउट किया जाए, उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। तो सबसे पहला तो था इसके अंदर स्टेबलाइजेशन मेजर, और सेकंड था इसके अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से रिलेटेड है इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है उनकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना। सेकंड इसके अंदर आता है इंक्रीज इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस, यानी हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो उसको हर बार जो है प्रोटेक्शन मिल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था और अच्छे तरीके से उसके अंदर प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था, उसका जो पोटेंशियल था वो बहुत अच्छे तरीके से यूज नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस को फेस करने के लिए जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इनकी। तो इस तरीके से जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई उसके अंदर 2 मेजर किए गए, एक था स्टेबलाइजेशन मेजर और सेकंड था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। उसके बाद आता है हमारा मेन पॉलिसीज़। मेन पॉलिसीज़ क्या थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और आप इससे जो है अपना लेसन प्लान अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट जो है डिटेल्स आपको बताया गया है इसके अंदर, तो आप इसके अच्छे से नोट्स तैयार करें तो आपको एग्ज़ाम टाइम में भी बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी इनसे। तो इसके अंदर हमारे जो है
मेन पॉलिसीज़ के अंदर सबसे पहली है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस, कि गवर्नमेंट ने जो भी एंट्री के ऊपर या प्राइवेट सेक्टर के नई कंपनी सेटअप करने पे या प्रोडक्शन इन्हांस करने पे, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने पे या डाइवर्सिफाई करने पे जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं उनको रिमूव करना। सेकंड है आपका प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप्स, यानी जो पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो ओनरशिप में चेंज होना क्या कहलाता है? प्राइवेटाइजेशन, यानी पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेज को प्राइवेट हाथों में सौंपना या पब्लिक सेक्टर का अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लेना, वो क्या कहलाएगा? प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट आता है आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद वर्ल्ड, यानी इकोनॉमी को वर्ल्ड के साथ जो है इंटीग्रेट कर देना, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को कम कर देना, टैरिफ वगैरह को कम कर देना, ओपन छोड़ देना इकोनॉमी को, रिडक्शन करना इनके अंदर, वो सारा किसमें आ जाएगा? आपका ग्लोबलाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है हम लिबरलाइजेशन पे बात कर लेते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? कि रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, की गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी और जो डोमिनेंसी है उसको कम करना, और बिजनेस इन गिवन फ्री हैंड, कि जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको फ्री हैंड में प्राइवेट हाथों में सौंप देना और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो है उनको बिल्कुल कम कर देना या रिमूव कर देना, आपका क्या आ जाएगा? लिबरलाइजेशन। तो पूरा जो है टू द पॉइंट आप नोट्स इसमें से बना सकते हो, और डिटेल भी है और टू द पॉइंट भी है, दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं। उसके बाद है पर्पज क्या था लिबरलाइजेशन का। तो वैसे तो इन्हीं पॉइंट्स में क्लियर हो रहा है कि क्या पर्पज था। पहला क्या है? टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल, कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को कोई प्रॉफिट मोटिव होता है तभी वो काम करता है। तो अगर उसको प्रॉफिट मोटिव मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, तो उसका पोटेंशियल जो है वहाँ पे यूज़ किया जाएगा, और अगर पोटेंशियल यूज़ किया जाएगा तो इंसेंटिव जो है वो भी क्रिएट होगा, और इंसेंटिव क्रिएट होगा तो फिर एफिशिएंसी जो है इंक्रीज़ होगी। तो सेकंड इसमें क्या है? टू क्रिएट इंसेंटिव्स फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो ऑफ प्राइवेट सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर अच्छे से काम करेगा तो पब्लिक सेक्टर की जो थोड़ी बहुत एंटरप्राइजेज होंगी वो भी अच्छे से काम करेगी। तो प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, उनके लिए इंसेंटिव देने के लिए जो है हमें लिबरलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद जो है लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या रिफॉर्म हुए? नेक्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। तो ये जो है ओवरऑल 5 टाइप के जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिफॉर्म्स हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक इसी पे रहेगा। हाँ, अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या क्या किया गया, या फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या चीज़ें आती हैं और क्या किया गया। इसी तरीके से टैक्स, फॉरेन और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म के बारे में भी अगर वहाँ आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक एंड शेयर जो है ज़रूर करें, ताकि मुझे भी जो है इंसेंटिव मिलता रहे आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।